कभी सोचा है क्या एक फूल किसी की हड्डी तोड़ सकता है या चांद की रोशनी किसी की त्वचा को जला सकती है? सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना। आज हम बेताल पच्चीसी की एक ऐसी ही क्लासिक कहानी और उसके अंदर छिपी एक लगभग असंभव पहेली की परतों को खोलने जा रहे हैं। तो चलिए सीधे कहानी के दिल में उतरते हैं। इसकी शुरुआत ही एक बहुत अजीब सी चुनौती से होती है। एक ऐसी पहेली जो पहली बार सुनने में किसी के भी होश उड़ा दे। और वो पहेली ये है। आपके सामने तीन रानियां हैं और तीनों के साथ कुछ बहुत ही अजीब होता है। सवाल बस इतना सा है कि इनमें से सबसे कोमल, सबसे नाजुक कौन थी? जरा पहली रानी की कहानी सुनिए। वो आराम से बैठी हैं। राजा के हाथ से कमल का एक फूल फिसलता है और बस उसके पैर पे गिरता है और उतने में ही कड़क उसकी हड्डी टूट जाती है। सोचिए तो जरा, एक फूल से। अगर आपको वो अजीब लगा तो दूसरी रानी की कहानी सुनिए। ये तो और भी हैरान करने वाली है। रात का समय है, चांद निकला हुआ है और जैसे ही चांद की किरणें उनकी त्वचा पर पड़ती हैं, फफोले पड़ जाते हैं। मतलब चांदनी से कोई कैसे जल सकता है भला? और फिर आती है तीसरी रानी। इनके साथ जो हुआ उसमें तो किसी चीज ने उन्हें छुआ तक नहीं। कहीं दूर किसी घर में मूसल से कुछ कूटने की आवाज हुई और उस आवाज को सुनते ही उनके सिर में इतना तेज दर्द हुआ कि वो वहीं बेहोश हो गईं। तो ये जो पहेली है, इसका जवाब कहाँ छिपा है? इसके लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। हमें उस राज्य को समझना होगा जहां यह सब कुछ हुआ, राजा गुणशेखर का राज्य। चलिए एक नजर डालते हैं कि यह सब कैसे जुड़ा हुआ है। कहानी शुरू होती है बर्दमान शहर से। यहाँ के राजा थे गुणशेखर और उनके एक मंत्री थे अभयचंद, जो जैन धर्म को बहुत मानते थे। अब मंत्री के असर में आकर राजा ने भी जैन धर्म अपना लिया और बस यहीं से पूरे राज्य का माहौल बदलना शुरू हो गया। देखिए, मंत्री अभयचंद का एक मूल विश्वास था, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। वो मानते थे कि जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है, और इसी एक सोच ने उनके राज्य के नए कानूनों की नींव रखी। और ये कानून बहुत ही ज्यादा सख्त थे। मंत्री ने राजा की रजामंदी से शिव विष्णु की पूजा, जानवरों की बलि, जुआ, शराब, मांस, सब पर पाबंदी लगा दी। यहां तक कि हाथी से लेकर एक छोटी सी चींटी को मारना भी एक बहुत बड़ा अपराध बन गया। और राजा गुणशेखर, वो तो इस नए धर्म में इतना डूब गए कि उन्होंने दूसरे धर्मों के साधु संतों का आदर करना तक बंद कर दिया। अब पूरा राज्य सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कठोर नियमों के हिसाब से चलाया जा रहा था। लेकिन कहानियों में हमेशा एक मोड़ आता है ना? यहां भी आया। पुराने राजा की मौत हो जाती है और उनका बेटा गद्दी पर बैठता है, और उसके आते ही सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल जाता है। और ये सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। राजा गुणशेखर की मौत हुई और उस तपस्या वाले युग का अंत हो गया। उनके बेटे धर्मध्वज ने राजगद्दी संभाली और उनका पहला काम था मंत्री अभयचंद को सबके सामने बेइज्जत करके राज्य से बाहर निकाल देना। यहां पर दोनों शासनों के बीच का फर्क साफ देख सकते हैं। एक तरफ था पिता का कठोर नियमों और तपस्या वाला राज, और दूसरी तरफ बेटे का अचानक से आई आजादी और आराम का दौर। पुरानी परंपराएं लौट आईं और राज्य मानो चिंता मुक्त हो गया। तो अब इस पूरी बैकग्राउंड स्टोरी के साथ चलिए वापस चलते हैं अपनी उस शुरुआती पहेली पर। अब हम उस बगीचे वाले सीन को शायद बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, जहां राजा अपनी तीन रानियों के साथ टहल रहे थे। याद है ना, ये वक्त था राजा धर्मध्वज का, आराम और फुर्सत का दौर। राजा अपनी रानियों के साथ बगीचे में घूम रहे थे और तभी वो तीन अजीब घटनाएं हुईं। फूल से पैर का टूटना, चांदनी से छाले पड़ना और एक दूर की आवाज से बेहोश हो जाना। अच्छा, अब इस पहेली को सुलझाने के तर्क को समझते हैं। पहली रानी को एक चीज ने सीधे सीधे छुआ, एक फिजिकल चीज ने, यानी फूल ने। दूसरी रानी को भी एक फिजिकल चीज ने ही छुआ, लेकिन वो बहुत कोमल थी, चांदनी की किरणें। लेकिन तीसरी रानी, उस पे तो किसी भौतिक चीज का कोई असर ही नहीं हुआ। उसे एक ऐसी शक्ति ने प्रभावित किया जो दूर थी और जिसे देखा भी नहीं जा सकता था। तो इस कहानी का तर्क यह है, असली नाजुकी इस बात से नहीं मापी जाती कि चोट कितनी बड़ी है, बल्कि इस बात से कि चोट पहुंचाने वाली चीज कितनी सूक्ष्म, कितनी बारीक है। तो जिस पर सबसे हल्की, सबसे दूर की शक्ति का असर हुआ, वही तो सबसे नाजुक मानी जाएगी, है ना? तो इस तर्क के हिसाब से कहानी का सही जवाब क्या हुआ, और ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये जवाब हमें सिखाता क्या है। चलिए देखते हैं।
जो बेताल पच्चीसी की असली कहानी है, उसमें राजा विक्रमादित्य यही जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जिस रानी को दूर की आवाज से सिर दर्द हुआ और वो बेहोश हो गई, वही तीनों में सबसे ज्यादा नाजुक थी। और यहीं आकर ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। क्या ये कहानी सिर्फ 3 बहुत ज्यादा सेंसिटिव रानियों के बारे में एक मजेदार पहेली है, या फिर ये उस राज्य की हालत पर एक टिप्पणी है? एक ऐसा समाज जो एक बहुत कठोर शासन से निकलकर अचानक ऐशो-आराम में है गया, और शायद इस बदलाव में हद से ज्यादा सेंसिटिव या कहें कि नाजुक हो गया। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।